तो अभी हम बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज। तो अभी जो हमारी ऑक्यूपेशनल जो डिजीज है यानी कि व्यवसाय से होने वाली जो हमारी बीमारियां हैं तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो देखेंगे कि भी कौन कौन सी बीमारियां हैं और किस तरीके से उनकी रोकथाम की जा सकती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आ जाती है प्रिवेंशन ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज इज ए मेजर concern in all industries. The prevention measure is the regard may be grounded under three head। तो भाई इन्होंने बताया है कि भी जितने भी हमारे ऑक्यूपेशनल डिजीज जो होती है ना, व्यवसाय से संबंधित जो बीमारियां होती है उनकी रोकथाम करना मतलब एक जो है चिंता का विषय हो चुका है, यानी कि एक मेजर कंसर्न हो चुका है, एक मतलब ऐसा विषय है जो कि गंभीर हम जिसको कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है तीन मुख्य है इसकी जो ग्रुप जो है वो हमारे बताए गए हैं। तो 3 ग्रुप्स के अंदर आता है कि भी किस तरीके से जो हमारी औद्योगिक से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनको कंट्रोल किया जाए। तो सबसे पहले मेडिकल मेजर के द्वारा, तो भी सबसे पहले जो चिकित्सा जो उपचार जो ट्रीटमेंट जो किया जाता है वो उपाय शामिल कर सकते हैं हम इसमें। दूसरा इंजीनियरिंग उपाय जो हमारे होते हैं, ठीक है, यानी कि मशीनरियों को इस तरीके से मशीनरियां बनाई जाए, इस तरीके से काम किया जाए कि भी किसी भी प्रकार की डिजीज जो है वो ना आए। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट हमारा आ जाता है लेजिस्लेटिव मेजर। तो लेजिस्लेटिव मेजर होता है जो कानूनी तौर पर जो हमारे उपाय किए जाते हैं। तो इस तरीके के एक्ट या इस तरीके की सुविधाएं लागू की जाए एक्ट के द्वारा कि भाई जो बीमारियां हैं जो ऑक्यूपेशनल डिजीज है उनको हैंडल किया जाए या फिर उनकी रोकथाम की जाए। तो नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ जाती है मेडिकल मेजर। तो भी मेडिकल मेजर के अंदर आ जाती है प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन। तो भी सबसे पहले हमारा प्री प्लेस एग्जामिनेशन के अंदर आ जाता है कि भाई जो भी हमारी जो व्यवसाय जो होता है उसके स्वास्थ्य की जो आधारशिला है तो उसको देखना, उसको मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो पहले प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन किया जाता है। तो यानी कि जब प्लेसमेंट की जाती है ना तो उससे पहले एग्जामिनेशन किया जाएगा। तो प्लेसमेंट करने से पहले जो एग्जामिनेशन होता है उसमें क्या करेंगे, प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन इज द फाउंडेशन ऑफ द एफिशिएंट ऑक्यूपेशन हेल्थ सर्विसेज ईच वर्कर द सब्जेक्टेड टू द थ्रो मेडिकल एग्जामिनेशन। तो भाई इन्होंने बताया है कि भाई जो हमारी जो परीक्षा ली जाती है यानी कि प्री प्लेसमेंट, यानी कि प्लेसमेंट करने से पहले जो हमारा एग्जामिनेशन किया जाता है, किसी भी प्रकार की जो परीक्षा ली जाती है तो एक कुशल व्यवसाय जो है वो उसमें देखा जाता है। एफिशिएंट ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज जो होती है यानी कि एक कुशल और एक अच्छा व्यवसाय स्वास्थ्य सेवाओं की आधारशिला जो है वो होती है हमारी। यानी कि जो एग्जामिनेशन जो होता है ना वो एक अच्छा व्यवसाय यानी कि भाई अच्छी जो चीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो स्वास्थ्य सेवा की एक आधारशिला है, यानी कि एक बहुत ही मजबूत नींव है ये, मजबूत फाउंडेशन हम बोलते हैं, मजबूत नींव है ये कि प्लेसमेंट जो है अच्छी प्लेसमेंट जो होती है, प्री प्लेसमेंट अगर अच्छी होती है, एग्जामिनेशन अगर अच्छा होता है तो ये एक अच्छी नींव होती है हमारी किसकी, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज की। ठीक है, तो इच वर्कर इज सब्जेक्टेड टू द थ्रो मेडिकल एग्जामिनेशन। तो भाई जो भी जितने भी हमारे जो वर्कर्स होते हैं उनका पूर्ण रूप से चिकित्सक जांच की जाती है। तो एग्जामिनेशन के शामिल ये होता है कि जो भी आप ले रहे हैं एम्प्लॉयमेंट वो बीमार ना हो, किसी भी तरीके से इन्फेक्शन या इन्फेक्टेड ना हो ताकि वो दूसरों में बीमारी फैला सकते हैं। तो भाई इस तरीके से पहले सबसे पहले उसकी जांच की जाएगी, तो मेडिकल एग्जामिनेशन उसका किया जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट इन्होंने बताया है विच इंक्लूड चेस्ट एक्सरा, ईसीजी, ब्लड एग्जामिनेशन, यूरिन एंड द विजन टेस्ट। तो इनमें जो मुख्य जो टेस्ट शामिल है हमारे मेडिकल हेल्थ के अंदर, तो इसमें ईसीजी यानी कि उसमें जो छाती के एक्सरे जो किए जाते हैं तो उसमें उसकी रेस्पिरेटरी और कैपेसिटी देखी जाती है लंग्स की, और ईसीजी की जाती है कि हार्ट अच्छे से काम कर रहा नहीं कर रहा है। ब्लड एग्जामिनेशन किया जाता है ब्लड इसके अंदर कितना है और ब्लड के अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। और यूरिन जो है यूरिन परीक्षण किया जाता है ताकि किडनी अच्छे से काम करे या नहीं कर रही है। और विजन टेस्ट है यानी कि आंखों का जो टेस्ट किया जाता है किस तरीके से, तो उसे पूर्ण रूप से जांचा जाता है कि ये स्वस्थ है या नहीं है। तो इसमें जो पर्पस ऑफ द प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन इज टू प्लेस द राइट मैन इन द राइट जॉब। तो भाई इसमें जो भी नियुक्त किया जाता है यानी कि कोई भी जिसको भी जॉब दी जाती है तो उसकी जो है पहले जो एग्जामिनेशन होता है उसका उद्देश्य यही होता है कि भी सही व्यक्ति को सही नौकरी जो है वो देनी चाहिए। यानी कि कोई भी इंसान है अगर किसी प्रकार की उसको हार्ट प्रॉब्लम है या किडनी प्रॉब्लम है या ब्लड में कोई प्रॉब्लम है तो मतलब कि उस वर्कर को उसी तरीके का काम दिया जाता है जैसी उसकी हेल्थ होती है। ठीक है, कोई फिजिकली स्ट्रांग होता है, कोई मेंटली स्ट्रांग होता है तो उसको बैठे बैठे जो हमारा दिमाग का जो काम होता है वो दिया जाता है। कोई फिजिकली स्ट्रांग है, मेंटली उसको चीजों का नहीं पता है तो उसको फिजिकली वर्क दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारी जो मेडिकल मेजर जो होते हैं उनको देख करके जो हमारे ऑक्यूपेशनल जो डिजीज होती है उनका निवारण किया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं जो प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन है ये बहुत ही जरूरी होता है और ये हमारी जो है अच्छी फाउंडेशन जो है मतलब की एक अच्छी फाउंडेशन एक अच्छी नींव है हमारी ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेवाओं की। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, तो अभी आगे हम देखेंगे इसमें आ गया हमारा पेरियोडिकल हेल्थ एग्जामिनेशन। तो पेरियोडिकल हेल्थ एग्जामिनेशन जो हमारा होता है उसमें आ जाती है जैसे कि कोई भी आवधिक बोल देते हैं, ठीक है, यानी कि समय की जो बता देते हैं कि भी स्वास्थ्य जांच जो हमारी की जाती है। पेरियोडिक हेल्थ एग्जामिनेशन में क्या होता है, पेरियोडिकल हेल्थ एग्जामिनेशन इज नेसेसरी रिकॉग्नाइज अर्ली ऑनेस्ट ऑफ द ऑक्यूपेशनल्स एंड अदर डिजीज। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारे ऑक्यूपेशनल से और जो हमारी जो दूसरी जो बीमारियां होती हैं तो उनके लिए शुरुआती पहचान के लिए जो हमारा हेल्थ एग्जामिनेशन होता है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और इसमें
जैसे कि ऑर्डिनरी वर्कर्स जो हमारे होते हैं एग्जामिनर्स वंस ऑफ द ईयर, तो भी हमारे जो आमतौर पर जो ऐसे वर्कर होते हैं जो कि ऐसे होते हैं कि भी साल में एक बार उनकी जांच की जाती है। बट द सर्टेन ऑक्यूपेशनल अवेयर ऑफ द डेंजरस केमिकल्स यूज्ड एंड द लीड ऑफ रेडियम, और भी कुछ ऐसे होते हैं जो केमिकल या फिर रेडियम या शीशे जैसे जो वर्क करते हैं, जो केमिकल वर्क करते हैं, जिनके जो खतरनाक रसायन का काम करते हैं, तो उनकी जांच जो है वो मंथली एग्जामिनेशन ऑफ द कैरिड आउट, तो एक महीने में उनकी जांच की जाती है। यानी कि जो सामान्य काम करते हैं उनके तो साल में एक बार जो है पूरा का पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, जो हमारा जो सामान्य टेस्ट किए जाते हैं उनके। और जो ऐसे होते हैं जो रासायनिक और जो खतरनाक चीजों का काम करते हैं, पॉइजनिंग चीजों का जो काम करते हैं, तो उनकी महीने में एक बार जांच की जाती है। तो वर्कर रिटर्निंग फ्रॉम द मेडिकल लीव आर द इनवर्सिबली सब्जेक्टेड ऑफ द मेडिकल एग्जामिनेशन, और अगर वर्कर जो है वो छुट्टियां काट करके आया है, यानी कि छुट्टियों पे गया हुआ था और वापस लौट करके आया है, तो उस वर्कर की भी जो एग्जामिनेशन होता है वो जो है बहुत ज्यादा जरूरी की जानी चाहिए। यानी कि बाहर रह के आया, छुट्टियां काट के आया, वो कहीं घूम के आया, तो हो सकता है उसे किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स हो। ठीक है, तो अगर वो छुट्टियां काट करके आया है तो भी उसकी जांच जो है अच्छी तरीके से करानी चाहिए। ठीक है, चिकित्सा मतलब कि जो कि हमारी जो रिटर्निंग आया है मेडिकल लीव पे गया था, तो आने के बाद उसकी जो है जांच की जानी चाहिए। मेडिकल लीव पे यानी कि उसे कोई चोट लगी है तो वो मेडिकल लीव पे गया है, बीमार है, वो उसने मेडिकल लीव ले रखी है, तो जब वो बाद में ज्वाइन करता है, बाद में आता है काम करने के लिए, तो भी उसके जो एग्जामिनेशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है करना, कि वो कम्प्लीटली रिकवरी कर चुका है या नहीं कर चुका है, वो इसलिए जरूरी होती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड ऑफ मेडिकल केयर के अंदर हमारा रहता है कि भाई प्राथमिक जो सबसे पहले जो हमारी केयर दी जाती है, सबसे पहले जो ट्रीटमेंट किया जाता है, विद इन द फैक्ट्री फर्स्ट एड सर्विसेज शुड बी द मेड अवेलेबल। तो भी जो हमारी फर्स्ट एड होती है यानी कि प्राथमिक चिकित्सा का जो हमारा रहता है, तो ये जो हमारी देखभाल की जाती है, तो इसमें जैसे कारखाने के भीतर जो हमारी फर्स्ट एड की जो सेवाएं हैं वो उपलब्ध कराई जानी चाहिए। फर्स्ट एड सर्विसेज हैं शुड बी मेड द अवेलेबल, तो कहाँ विद इन फैक्ट्री, तो फैक्ट्री के अंदर फर्स्ट एड की जो सारी सेवाएं हैं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। और मेडिकल केयर ऑफ द इंडस्ट्रीज वर्कर इन इंडिया इन द बीइंग प्रोवाइडेड अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। तो वही इसके अंदर जो मेडिकल केयर जो हमारा जो मेडिकल केयर हमारी जो भी है मेडिकल और द मेडिकल केयर टू द इंडस्ट्रीज वर्कर, तो इसमें जो हमारे जितने भी वर्कर होते हैं व्यवसाय या किसी भी फैक्ट्री या कारखानों में काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, तो उसमें जो हमारी प्रोवाइड की जानी चाहिए क्या, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। तो उन सभी को बीमा योजना के अंतर्गत जो हमारा इलाज दिया जाता है बीमारी का या देखभाल जो है वो प्रदान की जानी चाहिए। किसी को चोट लग जाती है, उसका इंश्योरेंस यानी कि बीमा कर रखा, तो उसी के तहत उसकी सारा का सारा इलाज ट्रीटमेंट सब कुछ करवाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट एड और मेडिकल केयर के अंदर आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन जो भी हमारी जो सूचना दी जाती है वो हमारी नोटिफिकेशन के अंदर आ जाती है। तो सर्टेन ऑक्यूपेशनल डिजीज लीड पॉइजनिंग ऑफ सिलिकोसिस, तो इसमें जैसे सीसा है या कोई जहरीली चीज है या सिलिकोसिस जो होती है आर नोटिफाइबल, तो भी ये बहुत ही मतलब कि ये सूचित करने योग्य हमारी चीज होती है, यानी कि इनकी नोटिफिकेशन करनी चाहिए और ये सूचना जो है वो देनी चाहिए। तो नोटिफिकेशन इज डन नॉट ओनली फॉर द पर्पज ऑफ वर्कमैन एंड द कंपनसेशन बट द आल्सो ऑफ द इन्वेस्टिगेशन द वर्किंग कंडीशन सो एट द सजेस्ट रेमेडिकल मेजर। तो इन्होंने बताया कि ये जो सूचना देना न केवल जो हमारे कामगार है उनको मुआवजा दिलाने का उद्देश्य से किया जाता है, बल्कि जो ये काम है ना, ये हमारी जितनी भी हमारी जो स्थितियां हैं, यानी कि जो भी हमारी जो कंडीशन है उनकी जांच करने के लिए और उसमें सुधार करने के लिए और उनका उपाय सुझाने के लिए भी किया जाता है। यानी कि एक यही मकसद नहीं है सूचना देने का कि भी कामगार उनको मुआवजा मिल जाए, ऐसा नहीं है, बल्कि जो चीजें हैं उनको सुधारना है, परिस्थिति को सुधारना है, और इसीलिए हमारी जो ये सूचनाएं दी जाती है। नोटिफिकेशन का मतलब ये नहीं कि मुआवजा ही चाहिए, मुआवजा ही पर्पज नहीं है, बल्कि उसमें जो कंपनसेट है वो वर्कर है उसको कंपनसेट भी मिल जाए, यानी कि लेकिन उद्देश्य एक यही नहीं है कि कंपनसेट ही मिल जाए, इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी की जाए, ये प्रॉब्लम है तो ये क्यों है, दूसरे वर्कर को भी प्रॉब्लम हो सकती है, परिस्थिति को कंडीशन को संभालने के लिए सजेस्ट किया जाए, रेमेडिकल जो मेजरमेंट है वो भी किए जाए। तो नोटिफिकेशन इसलिए जरूरी होता है हर चीज को नोट करना और उनका समाधान करना। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई अब हम देखेंगे इसमें वर्किंग एनवायरनमेंट। तो भाई वर्किंग एनवायरनमेंट का मतलब ये हो जाता है कि वो वातावरण जहां पर वर्कर काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारा आ जाता है पेरियोडिक इंस्पेक्शन ऑफ द वर्किंग एनवायरनमेंट बाय द मेडिकल ऑफिसर एंड सेफ्टी इंजीनियर इज अनदर इम्पोर्टेंस प्रिवेंटिव मेजर ऑल एक्सेप्ट इन द एनवायरनमेंट टेम्परेचर लाइटिंग नॉइज वेंटिलेशन ह्यूमिडिटी, और हमारा जो क्यूबिक स्पेस है एयर पोल्यूशन है शुड रिसीव अटेंशन। तो भाई इनका कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर हमारे वर्कर काम करते हैं ना, तो वहाँ पर जो इंस्पेक्शन किया जाता है, यानी कि इंस्पेक्शन एक तरीके की जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है वो की जानी चाहिए वर्किंग एनवायरनमेंट के बारे में, जो कि मेडिकल ऑफिसर के द्वारा की जाती है। और सेफ्टी इंजीनियर जो हमारे होते हैं तो इंस्पेक्शन करते हैं और ये देखते हैं कि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो कितना सही है। तो इंपोर्टेंट प्रिवेंशन मेजर ही हमारा माना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है ये उपाय रोकथाम के लिए।
तो ऑल एक्सेप्ट इन इन्वायरमेंट, तो भाई हमारे इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीजें हैं, तापमान वहाँ का देखना जरूरी, वहाँ पर जहाँ पर वर्कर काम कर रहे हैं वो ज्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा ठंड नहीं होनी चाहिए, और जो है रोशनी बहुत अच्छे तरीके से वहाँ होनी चाहिए, शोर शराबा नहीं होना चाहिए, और वेंटिलेशन हवा अच्छे से आती जाती हो, नमी ना हो किसी भी प्रकार की, क्यूबिक स्पेस हो, यानी कि सफिशियंट जो है जगह वहाँ पर हो, एयर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, शुड रिसीव अटेंशन, और अच्छे तरीके से सारी की सारी चीजों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है हेल्थ एजुकेशन। तो हेल्थ एजुकेशन के अंदर हमारा आ जाएगा, इसमें आइडली जो हमारी हेल्थ एजुकेशन होती है शुड स्टार्ट व्हेन द वर्कर इंटर द फैक्ट्री। तो अभी इन्होंने बताया कि भी जो हमारी जो स्वास्थ्य के बारे में जो शिक्षा दी जाती है, तो इसमें जो शिक्षा जो हमारी दी जाती है, तो आइडली यानी कि जो हमारे आदर्श रूप से जो स्वास्थ्य शिक्षा तब शुरू होनी चाहिए जब हमारे जो वर्कर जो है वो कारखाने में प्रवेश करता है। ठीक है, तो वहां से स्टार्ट करनी चाहिए आइडली। अगर आदर्श रूप से देखें यानी कि आइडली चीजें हम देखें, तो हेल्थ एजुकेशन जो है वो तब स्टार्ट की जानी चाहिए जब वर्कर जो है एंटर करता है फैक्ट्री के अंदर, और ऑल द रिस्क इन्वॉल्व्स इन द इंडस्ट्री एंड द प्रिवेंटिव मेजर टू बी द टेकन शुड बी द एक्सप्लेन टू द वर्कर। तो भाई ये जो होता है हमारा, ये जो हमारा व्यवसाय जो होता है, यानी कि उद्योग जो होता है, यानी कि फैक्ट्री है, उसमें जो इतनी भी जिस भी प्रकार की हमारी जोखिम है उनके बचाव के लिए जितने भी हमारे उपाय होते हैं, सारे के सारे जो हमारे वर्कर होते हैं उनको समझाया जाना चाहिए। इस तरीके से चोट लग सकती है, नुकसान हो सकता है इंडस्ट्री के अंदर, मशीनों से ये नुकसान हो सकता है, तो सारी की सारी चीजें जो है ये एक्सप्लेन की जानी चाहिए वर्कर को। ठीक है, दिस विल गो ए लॉन्ग वे इज द प्रिवेंशन ऑफ द ऑक्यूपेशनल डिजीज पर्टिकुलरली एक्सीडेंट। ठीक है, तो भाई इसमें ये चीजें इसलिए समझाई जानी चाहिए क्योंकि जो हमारा व्यवसाय है, जो कि उद्योग है, उससे होने वाली जो बीमारियां हैं या विशेष रूप से जो दुर्घटना है, उनसे रोकथाम करने में या दुर्घटनाओं को रोकने में काफी मदद मिल जाती है। जब वर्कर को ये पता होता है ना, इस चीज से बीमार हो सकता है, इस चीज से चोट लग सकती है, इस चीज से नुकसान हो सकता है, अगर ये एक्सप्लेन आप उनको कर दोगे तो वो बहुत हद तक सावधानी बरतेंगे, और इससे बहुत ही ज्यादा हमारी जो ऑक्यूपेशनल डिजीज है उनसे रोकथाम हो सकती है, और एक्सीडेंट से भी बचा जा सकता है। ठीक है, अगर उनको पता ही नहीं होगा तो बार बार उस चीज से चोट खाते रहेंगे और नुकसान उनको होता रहेगा। तो नेक्स्ट इसमें देखा जाएगा मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। तो भाई सबसे पहले जो रिकॉर्ड्स होता है उसको मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। द वर्कर हेल्थ रिकॉर्ड मस्ट बी प्रॉपरली मेंटेन। तो भाई जो हमारे कर्मचारी होते हैं उनका सारा का सारा जो रिकॉर्ड होता है जो उसका अच्छे तरीके से रख रखाव किया जाना चाहिए। एसेंशियल्स फॉर द प्लानिंग डेवलपमेंट एंड द एफिशिएंट ऑपरेशंस ऑफ द ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज। तो भाई ये जो हमारा रिकॉर्ड जो होता है ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये हमारा जो भी हमारी ऑक्यूपेशनल स्वास्थ्य जो होता है उसकी सेवा की जो योजना है, मतलब किसी तरीके की प्लान की गई है या फिर उसका डेवलपमेंट है, ठीक है, या फिर उसकी जो अच्छे तरीके से जो प्लानिंग की गई, डेवलपमेंट किया गया, एफिशिएंट ऑपरेशंस है, ठीक है, मतलब कि कुशल संचालन जो है उसके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। उसमें पता रहता है कि भी कौन सा जो हमारा वर्कर है वो किस तरीके से काम कर रहा है, क्या डेवलपमेंट है और क्या सारी की सारी चीजें। तो रिकॉर्ड को मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है किसी भी वर्कर का। हर वर्कर का अपना एक रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं उसमें हम हेल्थ रिकॉर्ड भी होता है, वर्क रिकॉर्ड भी होता है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे इंजीनियरिंग मेजर की। ठीक है, तो ये मेजर्स जो होते हैं, ये जो उपाय होते हैं हमारे, तो इंजीनियरिंग की दृष्टि से कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे हम। तो इसमें जो सबसे पहले हमारा दिया गया है दिस कंपैरिजन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो प्रॉपर डिजाइन ऑफ द फैक्ट्री बुलेटिंग। तो भाई जो हमारी जो फैक्ट्रियां होती है उसका जो डिजाइन होता है वो उचित प्रकार से होना चाहिए। ऑल द नीडेड सेफ्टी मेजर शुड बी द इन इन कॉर्पोरेटेड, जैसे कि कॉर्पोरेटेड जो हमारी होती हैं, इन द ब्लू प्रिंट स्टेज। तो वही उन्होंने बताया है कि भाई जो हमारे जो इमारतें, जो कारखानों की जो इमारत बनाई जाती है ना, जो हमारी बिल्डिंग बनाई जाती है, उसका डिजाइन जो है वो बहुत ही अच्छे से और सुरक्षात्मक उपाय जो है वो उपयोग करने चाहिए। ब्लू प्रिंट जो चीजें होती हैं वो भी इसमें शामिल किए जाने चाहिए। ठीक है, तो इन सभी चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब जो हमारी फैक्ट्री वगैरह या कंपनी वगैरह की जो दीवारें जो बनाई जाती हैं। तो मेंटेनेंस कैसे करेंगे उसमें, मेंटेनेंस ऑफ द हाई स्टैंडर्ड ऑफ द जर्नल क्लीननेस। तो इसमें जो आपने जो बिल्कुल ही ज्यादा उचित मात्रा में जो बहुत ही बढ़िया स्टैंडर्ड की जो साफ सफाई होती है ना, वो उसमें जो है रख रखाव जो होता है किसी भी चीज को किस तरीके से मेंटेन करके रखना है, तो वो अपनाना चाहिए। और कंट्रोल ऑफ डस्ट, जो भी जो धूल मिट्टी वगैरह होती है उस पर अच्छी तरीके से जो है कंट्रोल किया जाना चाहिए। तो उसमें डस्ट परफ्यूम्स है, फ्यूम्स वगैरह यानी कि धूल है, मिट्टी है, गैस वगैरह है, ठीक है, और एग्जॉस्ट वेंटिलेशन एंड अदर मीन्स। तो इसमें जो धूल मिट्टी और धुएं वगैरह को निकालने के लिए वेंटिलेशन का प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी कि गैस वगैरह है, धुआं धूल मिट्टी किसी भी तरीके का है तो उसमें वेंटिलेशन होगा तो वो अच्छे तरीके से वो निकल पाएंगे। नेक्स्ट इसमें जो हमारी बताई गई है, इसके अंदर नंबर 4 के अंदर हमारा रहता है कि भाई इसमें जो भी हमारी जो मैकेनाइजेशन जो हमारी होती है, यानी कि मशीनीकरण जिसको बोलते हैं, मैकेनाइजेशन ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्विंग डेंजर। तो भाई इसमें जो हमारा खतरनाक प्रोसेस होते हैं ना मशीनीकरण के, तो उन पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए। नंबर 5 प्रोटेक्शंस ऑफ वर्कर इन देयर एम्प्लॉयमेंट by the providing protective device such as the helmet, safety shoes, gloves, respiratory gas mask एंड एक्सेट्रा। तो भाई जो वर्कर जो होते हैं उनकी प्रोटेक्शन यानी कि उनकी सुरक्षा के लिए जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं तो उनको प्रोवाइड करानी है सुरक्षात्मक जो डिवाइस हमारे होते हैं जो सुरक्षा प्रदान करने वाले होते हैं, जैसे हेलमेट के सर में चोट ना लगे, शूज वगैरह भी पैरों में किसी तरीके के केमिकल से नुकसान ना हो तो सेफ्टी वाले शूज होने चाहिए, ग्लव्स जो हाथों में डाले जाएं, रेस्पिरेटरी गैस वगैरह धूल मिट्टी जो अंदर ना जाए, एलर्जी ना हो किसी भी प्रकार की, या फिर किसी भी तरीके से रेस्पिरेटरी ट्रैक पर असर ना हो, तो गैस मास्क जो होते हैं वो हमारे लगाए जाने चाहिए। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है इसमें जैसे पेरियोडिकल इन्वायरमेंट सर्वे इंक्लूड टेस्टिंग ऑफ द फैक्ट्री एयर फॉर द टॉक्सिक सब्सटेंसेस।
तो नंबर 6 में इन्होंने बताया कि समय समय पर जो हमारा इन्वायरमेंट का जो है वो सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। पेरियोडिक इन्वायरमेंट सर्वे, सर्वे में ना सर्वेक्षण किया जाना चाहिए कि भाई जो कारखाने की जो हवा है उसमें किसी प्रकार के जहरीले पदार्थ तो शामिल नहीं है, यानी कि इंक्लूड टेस्टिंग द फैक्ट्री एयर ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंसेस, की भी वहाँ की एयर जो है प्रदूषित तो नहीं होगी, कोई जहरीली और टॉक्सिक गैस या फिर इस तरीके की एयर तो खराब नहीं होगी वहाँ की। तो इन्वायरमेंट का सर्वे करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है ताकि प्रदूषण कम किया जा सके और बीमारियों से बचाया जा सके। ठीक है, तो ये इंजीनियरिंग मेजर के अंदर थे हमारे। नेक्स्ट हमारा आ गया है लेजिस्लेशंस। तो भाई लेजिस्लेशंस क्या होता है, हमारा कानून पर आधारित जो हमारी चीजें होती हैं। तो लेजिस्लेशन में उन्होंने बताया सोसाइटी एज द ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द वर्कर। तो भी जो सोसाइटी होती है, समाज का जो है ना वो ऑब्लिगेशन यानी कि समाज का दायित्व है कि वो जो वर्कर्स हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षा करें। ठीक है, समाज का क्या है, समाज का पूरा पूरा दायित्व है, यानी कि उसका पूरा पूरा धर्म है, यानी कि पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोटेक्ट करे एक वर्कर के हेल्थ की, स्वास्थ्य की। ठीक है, तो वर्कर इज मोर इम्पोर्टेंट देन द मशीन। और जो वर्कर होते हैं, जो हमारे कार्यकर्ता होते हैं, काम करने वाले होते हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं मशीन से। ठीक है, तो मशीन से ज्यादा जरूरी हमारे वर्कर होते हैं। और फैक्ट्री लॉ देयरफॉर हैव बीन फार्म्ड इन एवरी कंट्री इज द सेफ गार्ड द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द वर्कर। तो भी इसके लिए, इसलिए जो है प्रत्येक देश, जितने भी हमारे देश हैं, तो उन देश में जो वर्कर्स होते हैं उनके स्वास्थ्य और उनके कल्याण के लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव जो है हमारे जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं उनके अंदर क्या बनाए गए हैं, हमारे कानून बनाए गए हैं। तो सेफ्टी गार्ड हेल्थ ऑफ द वेलफेयर इन द वर्कर। तो जो कार्य करता है उनके कल्याण के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके सेफ गार्ड के लिए हर कंट्री के अंदर हमारे जो कुछ है जो नियम और कानून बनाए गए। द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्री लॉ इन इंडिया। तो भी हमारे जो इंडिया के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट्री के अंदर जो हमारा कानून बनाया गया है, इंडियन फैक्ट्री एक्ट जो है 1948। तो इसके अधिनियम के अनुसार उनको सारी की सारी सुरक्षा, उनको खाना, न्यूट्रिशन, हर चीज पे इसमें ध्यान दिया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। और वही एक एम्प्लॉय का जो इंश्योरेंस किया गया था, किसी प्रकार का चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए, हेल्थ इंश्योरेंस है या कोई भी इंश्योरेंस है, जो बीमा योजना जो है वो भी हमारा 1948 में एम्प्लॉय का दिया गया था। तो ये उनका कानूनी अधिकार है। ठीक है, तो लेजिस्लेशन के अंदर जो कानूनी प्रोसेस होते हैं वो हमारे इसके अंदर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, तो अभी हम बात करेंगे द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो भी फैक्ट्री एक्ट यानी कि कारखानों के जो अधिनियम जो 1948 के जो हमारे हैं, तो 1948 के जो हमारे एक्ट हैं 1948 के, तो इसमें हमारे कौन कौन सी चीजें शामिल थी और क्या क्या इसके अंदर था। तो ये तो अधिनियम हमने पढ़ी लिए हैं 1948 के। तो फैक्ट्री एक्ट 1948 में विच वाज रिसीव्ड एंड द एम्ड सर्वे सेवरल टाइम ऑफ द लेटेस्ट बिंग ऑफ द फैक्ट्री ऑफ एमेंडमेंट्स एक्ट जो था 1987 इज द इम्पोर्टेंट पीस ऑफ फैक्ट्री लेजिस्लेशन इन इंडिया। तो भी उन्होंने बताया भी कारखाने जो हमारे 1948 में जो कई बार जो संशोधन जो हमारा किया गया था, यानी कि जो हमारा सर्वाइवल टाइम्स जो था, यानी कि अच्छे तरीके से उनको उसमें सुधार किया गया, परिवर्तन किए गए थे। तो जो नई जो चीजें हमारी बनाई गई थी ना, लेटेस्ट जो हमारे फैक्ट्री के जो अधिनियम थे वो 1987 के अधिनियम जो है वो हमारे इसके अंदर रहते हैं, जो कि हमारा भारत के जो कारखाने हैं, मतलब भारत के जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट पीस ऑफ फैक्ट्री लेजिस्लेशन ऑफ इंडिया। तो भी भारत के अंदर जो हमारे जितने भी हमारे उद्योग धंधे उनसे संबंधित एक महत्वपूर्ण जो है वो कानून है ये फैक्ट्री लेजिस्लेशन जो इंडिया के अंदर 1987 में, यानी कि 1948 में जो बनाया गया था ना उसमें कुछ सुधार करे गए, परिवर्तन करे गए, फिर 1987 में एक महत्वपूर्ण जो इंडिया के अंदर फैक्ट्री लेजिस्लेशन यानी कि कानून जो बनाए गए। और इसमें जो लॉ डाउन मिनिमम ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ रिगार्डिंग हेल्थ सेफ्टी एंड जनरल वेलफेयर इन द वर्कर द इम्पोर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट आर फॉलो। तो इन्होंने बताया कि भाई ये तो हमारे चेंज तो किए गए और इंडिया के अंदर ये चीजें हमारी लागू हुई। तो उसमें क्या कहती, स्वास्थ्य है, सुरक्षा और जो वर्कर का जो है कल्याण किया जाए उसके संबंध में जो मानक जो चीजें थी वो हमारे निर्धारित की गई। और जो ये हमारा जो इम्पोर्टेंट विजन जो हमारा ये जो एक्ट है यानी कि जो अधिनियम है, इसके महत्वपूर्ण कुछ प्रावधान पाए जाते हैं हमारे कि भाई इन्होंने कौन कौन से एक्ट जो है वो चेंज कर करके 1987 में जो बनाए थे इन चीजों को लेकर के, सेफ्टी और स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर के। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है स्कोप ऑफ द एक्ट। तो भी अधिनियम का जो दायरा था वो हमारा क्या था, किस दायरे में रह करके उन्होंने चीजें लागू की थी, कौन कौन सी चीजें लागू की थी। तो सबसे पहले द एक्ट डिफाइन फैक्ट्री एज द एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 10 और मोर वर्कर वेयर पावर इज यूज्ड एंड 20 और मोर वेयर पावर इज नॉट यूज्ड। तो कहने का मतलब ये था कि ये जो एक्ट हमारा था, ठीक है, ये जो एक्ट था जो कारखाने को ऐसे जो चीजें जो है एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उस एस्टेब्लिशमेंट के रूप में जो है परिभाषित किया गया, जो कि 10 से अधिक अगर वर्कर हैं, 10 से अधिक वर्कर हैं, कार्य करते हों तो बिजली का उपयोग किया जाता हो, और 20 या से अधिक वर्कर कार्य कर रहे हों तो बिजली का उपयोग नहीं किया जाता हो। मतलब कि जो एस्टेब्लिशमेंट की गई थी, यानी कि स्कोप ऑफ एक्ट के अंदर क्या आया था कि वी एक्ट डिफाइन फैक्ट्री ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 10 और मोर वर्कर व्हेन पावर इज यूज्ड, कि भाई इसमें 10 या अधिक वर्कर अगर कार्यरत हो तो बिजली का उपयोग किया जाता हो। ठीक है, और 20 से अधिक मतलब कि 20 से ज्यादा अगर वर्कर कार्य करता हो तो उसमें बिजली का उपयोग नहीं किया जाता हो।
ठीक है, तो ये मतलब एक दायरा था उसका। और द एक्ट ऑफ एप्लीकेशन टू द वोल ऑफ इंडिया ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो एक्ट था जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत पर लागू होता है। ये कैसा एक्ट है भाई? स्कोप ऑफ एक्ट, अधिनियम का ये क्या दायरा हुआ कि भाई इतने वर्कर हों तो बिजली का उपयोग जो है वो किया जाता हो, और 20 से अधिक ज्यादा कार्य करते हो तो बिजली का उपयोग नहीं किया जाता हो। ठीक है, तो इसके अंदर मतलब कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर, जम्मू में नहीं था ये, जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी पूरे देश में ये एक्ट जो है वो लागू किया जाता था। आगे देखेंगे इसमें क्या मिलता है हमारा। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट इन्होंने जो हमारे एक्ट लागू किया था जैसे कि हेल्थ सेफ्टी और वेलफेयर। तो हेल्थ को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के और कल्याण को लेकर के जो इन्हें चीजें लागू की थी, एक्ट हैज लेट डाउन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ रिगार्ड टू हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स। तो इन्होंने बताया कि भाई जो हमारा जो एक्ट लागू किया गया था वर्कर के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए या फिर उसकी सुरक्षा और कल्याण के संबंध में एक जो मतलब कि बहुत ही न्यूनतम यानी कि कम स्तर का मानक निर्धारित किए गए थे। तो ये जो हमारे जो चीजें मानी गई थी वर्कर के लिए, यानी कि स्टैंडर्ड जो रिलेट जो किया था, क्लीननेस, लाइटनिंग, वेंटिलेशन, टेम्परेचर, क्यूबिक स्पेस, फ्लोर स्पेस, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड द इन्फ्लुएंस। तो ये जो मानक थे हमारे, इनमें कौन कौन सी चीजें थी? इसमें वेंटिलेशन, तापमान, भाई जगह कितनी होनी चाहिए, स्थान, फर्श, क्षेत्रफल, जो है चीज का मतलब कि कितनी ज्यादा जगह होनी चाहिए, अपशिष्ट पदार्थ किस तरीके से निपटारा किया जाए। तो ये सारी चीजें लेकर के इसमें इस सारी चीजों से संबंधित ये चीजें थी हमारी। और इसमें मिनिमम 500 क्यूबिक फीट यानी कि 18 क्यूबिक मीटर जो है स्पेस है ईच वर्कर हैज बीन द प्रिस्क्राइब्ड। तो इसमें जो है 500 से लेकर के मतलब कि 500 घन फुट जिसको बोल देते हैं ना, 18 घन मीटर जिसको हम बोलते हैं, तो वो स्थान जो है वो निर्धारित किया गया था कि ये जो जगह है बस इतनी में, ये जो जगह है इसी में रहना। तो ये दायरा एक स्कोप किया गया था कि ये दायरा है, इसी के अंदर जो जगह निर्धारित की गई है उसी के अंदर। तो ये एक्ट जो है वो प्रोवाइड दैट द वर्कर शैल बी रिक्वायर्ड टू लिफ्ट एंड कैरी लोड विच आर लाइकली ऑफ कॉज हिम इंजरीज। तो ये जो हमारा जो एक्ट है इसके द्वारा क्या हुआ था कि भाई ये जो अधिनियम था, ये जो हमारा एक्ट था, तो इसमें ये प्रावधान था कि भी कोई भी जो हमारा वर्कर है ना, उनको ऐसा भार उठाने या ले जाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी कि किसी को ये नहीं कहा जाएगा भी भारी वजन है और तुम उठाओ, ठीक है, जिससे उसे चोट लगने की संभावना हो। भी कोई भी वर्कर उसके साथ जोर जबरदस्ती उसके ऊपर बोझा नहीं रखा जाएगा जिससे उसको चोट लग जाए या फिर उसको कोई नुकसान हो। ठीक है, तो ये राइट रहते थे हमारे वर्कर के कि भी जबरदस्ती किसी को बोझा नहीं, ये जो फिल्मों वगैरह में दिखाया जाता है ये ऐसा नहीं होता है, और ये हमारे जो कानून होता है उसके खिलाफ होती है चीजें। तो किसी भी वर्कर को उसकी क्षमता के अनुसार जो है बोझा उठाने के लिए जो है मजबूर नहीं किया जाता है इस एक्ट के अंदर। और इसमें इन्होंने बताया गया द स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन empowered of the prescribed maximum weight with may be lifted or carried by man, woman and children। तो जो स्टेट गवर्नमेंट हमारी है, तो जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हमारा क्या निर्धारित किया गया है कि भाई जो हमारी राज्य सरकार उन्होंने उनके द्वारा जो है जो पुरुष हैं या फिर महिलाएं हैं या जो बच्चे हैं, तो उनके द्वारा जो है उठाए ले जा सकने वाला जो हमारा वजन है ना, तो मतलब कि जो उठा के ले जा सके, तो अधिकतम भार जो है वो निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है कि भाई बच्चे के लिए कितना वजन सफिशियंट होगा, महिला के लिए कितना और आदमी के लिए कितना। तो ये हमारी जो राज्य सरकार है, गवर्नमेंट जो है, उसके द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है। तो 1976 इसमें दिया गया है कि भाई इसमें amendment also provide for the appointment of safety officer in every factory of wherein 1000 of more worker as are ordinary of employees। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, अभी जहाँ पर सामान्य रूप से जो अधिकार जो दिए गए हैं प्रावधान के, तो उसमें 1000 या उससे अधिक कार्य जो हमारे वर्कर हैं वो वो जो है कार्य करते हैं होते हैं। ठीक है, तो ये जो 1976 में जो हमारा बताया गया ना, इसमें जो संशोधन किया गया था, यानी कि जो चीजें सुधार की गई थी और जो परिवर्तन लाया गया था ना हमारे कानून और एक्ट के अंदर, तो उसके बाद कारखाने की जो सुरक्षा अधिकारी की जो हमारे नियुक्ति की गई थी, तो नियुक्ति का भी प्रावधान था कि भाई सुरक्षा अधिकारी जो नियुक्त किया जाए जहाँ पर सामान्य 1000 या उससे अधिक जो है वर्कर जो है हो हमारे कार्य करते हो। तो वहां पर क्या किया गया कि वहां पर एक जहाँ पर 1000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो वहां पर क्या किया गया, वहां पर एक सुरक्षा अधिकारी भी रखा गया। सुरक्षा अधिकारी यानी कि यहाँ पर 1000 वर्कर काम कर रहे हैं ना, तो उनके ऊपर एक सुरक्षा अधिकारी रखा गया ताकि वो उन 1000 लोगों की सुरक्षा के लिए काम कर सके, उनको समझा सके, बता सके और उनकी हेल्थ का भी ध्यान रख सके, और उनमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो वो समाधान भी वो करेगा। तो ये जो है ये 1976 में लागू किया गया। जैसे कि एक मैनेजर रख देते हैं, वो उनसे सारे कामों का ध्यान रखता है, कोई काम सही कर रहा है, गलत कर रहा है, या फिर हेल्थ को लेकर के। तो इस तरीके से 1976 में जो हमारे बदलाव किए गए थे, तो हर एक कारखाने में सुरक्षा अधिकारी जो है वो नियुक्त किया गया था। सेफ्टी ऑफिसर जो है वो हमारा फैक्ट्री के अंदर रखा गया था, जो कि 1000 से ज्यादा वर्कर यहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम। तो अभी नेक्स्ट इन्होंने बताया द फैक्ट्री एक्ट कंटेन ए सेपरेट चैप्टर रिलेटेड टू स्पेसिफिक वेलफेयर मेजर, वॉशिंग फैसिलिटीज फॉर द स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लोथ, शेल्टर, रेस्ट रूम, ठीक है, कैंटीन एंड द कैरेज। तो भाई इन्होंने जो हमारा जो एक्ट था ना, यानी कि जो हमारा एक्ट रखा गया है फैक्ट्रियों के द्वारा जो हमारे अधिनियम थे, तो उसमें बहुत सारी जो है कल्याणकारी जो हमारे उपाय जो है उससे संबंधित एक अलग अध्याय है। ठीक है, तो वो तो हम चैप्टर जो है वो हमारा अलग है ही।
तो उसमें जैसे कि धुलाई से संबंधित वो हम पहले पढ़ भी चुके हैं, धुलाई से संबंधित जो हमारी फैसिलिटी होती है सारी की सारी, ठीक है? मतलब कि कपड़े रखने के लिए, उसको सुखाने की जो हमारी सुविधाएँ होती हैं, वो सारी की सारी शेल्टर यानी कि घर जो होते हैं या रेस्ट रूम होते हैं जहाँ पर विश्राम किया जाता है या कैंटीन वगैरह हो जाती है जिसमें खाना वगैरह सारी की सारी चीज़ें रखी जाती हैं या फिर कैरेक्टर यानी कि जो छोटे बच्चे जहाँ पर रखे जाते हैं शिशु गृह हम जिसको बोल देते हैं, ठीक है? तो वो सारी की सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं और ये हमारा जो है उस चैप्टर के अंदर हम पूरा कर चुके हैं, ठीक है? द कैरेज should be the provided if the number of women's employee of the exceeds 30 and contains when the number of worker exceeds 250। तो इन्होंने बताया है कि अगर महिला कर्मचारी है ना, महिला है अगर कोई काम करने वाली तो उसकी संख्या 30 से अधिक हो तो शिशु गृह बनाया जाता है, शिशु गृह यानी कि कैरेज। तो जो हमारा होता है ये हमारा बनाया जाता है क्योंकि उसमें बच्चे को सुरक्षात्मक तरीके से अलग से रखा जाता है, ठीक है? तो उसमें शिशु गृह जो बनाया जाएगा और अधिक जो हमारे अगर कार्यकर्ता अगर ज्यादा है संख्या जो 250 से अधिक है तो उसमें कैंटीन की व्यवस्था भी की जाएगी। अगर 30 महिलाएं हैं तो शिशु गृह तो बनाया ही जाएगा और 250 से ज्यादा अगर वर्कर काम करे तो कैंटीन भी बनाई जाएगी, फिर खाने पीने की व्यवस्था भी वहाँ पर पूरी मिलेगी, ठीक है? नेक्स्ट हमारा आ जाता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन। तो वही हमारे जो यंग पर्सन जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं यानी कि युवा व्यक्ति जो हमारे रोजगार प्रेरक होते हैं तो उनके लिए एक्ट क्या किया गया था, इसमें प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 40 ईयर। तो इन्होंने बताया भी युवा जो हमारे जो व्यक्ति होते हैं उनका जो एक्ट लागू किया गया 14 वर्ष से कम आयु के जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए रोजगार जो है वो पाबंदी लगाएगी कि 14 साल से कम बच्चे को जो है काम पे नहीं लगाना है, ठीक है? तो जो एम्प्लॉयमेंट है वो हमारा चाइल्ड लेबर बोला जाता है, 14 साल से अगर कम बच्चे को काम करवाते हैं तो ये हमारा जो रिस्ट्रिक्शंस हैव आल्सो बीन लीड डाउन ऑन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इज सर्टेन डेंजरस ऑक्यूपेशंस। तो वही हमारे जो है कुछ खतरनाक जो हमारे व्यवसाय वगैरह ऐसे होते हैं, कुछ हमारे ऑक्यूपेशनल्स जो होते हैं वो इतने डेंजरस होते हैं, तो उसमें क्या रहता है, उसमें महिला और जो बच्चे होते हैं उनके रोजगार पर भी पाबंदी लगाई जाती है कि भाई जहाँ खतरनाक जो जगह है, खतरनाक जो चीजें वहां पर बच्चे और महिलाएं जो है वो काम नहीं करेंगी, ठीक है? तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ द यंग पर्सन के साथ साथ यंग पर्सन यानी कि 14 साल से कम बच्चों को तो बिल्कुल ही मना कर दिया और जो महिलाएं थी वो भी खतरनाक जो काम है वो उनसे नहीं लिए जाएंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि भाई जो हमारा अधिनियम लागू किए गए तो उसमें बताया गया है कि भाई हावर ऑफ वर्क कि भाई कितने घंटे जो है वो काम लिया जाए वर्कर से। तो द एक्ट ऑफ द प्रिस्क्राइब ए मैक्सिमम ऑफ 48 वर्किंग हावर पर वीक। तो भाई इसमें नोट ऑफ द एक्सीडिंग 9 हावर पर डे विद रेस्ट फॉर एटलीस्ट जो इसमें हाफ आवर दिया है कि भाई इसमें कम से कम आधा घंटा जो है रेस्ट किया जाए और 5 आवर ऑफ कंटिन्यू वर्क। तो भाई जो अधिनियम बनाया गया है उसके अनुसार इन्होंने प्रिस्क्राइब किया है कि भाई जो वर्कर हैं एक्ट में बताया गया है कि भाई जो प्रति मतलब कि हफ्ते में जो है 48 घंटे जो है वो काम किया जाए, ठीक है? 48 घंटे काम करे और प्रतिदिन 9 घंटे से अधिक नहीं होने चाहिए, यानी कि पूरा दिन में सिर्फ 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना है और लगातार 5 घंटे काम करने के बाद कम से कम आधा घंटा आराम करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इस तरीके का अधिनियम बनाए गए कि भी हमारी बॉडी को इस तरीके से रेस्ट की जरूरत होती है, ठीक है? तो इसमें 9 घंटे सिर्फ पूरे हफ्ते में 48 घंटे और 9 घंटे जो है वो लगातार मतलब कि पूरा दिन हम काम कर सकते हैं और हर 5 घंटे के बाद आधा घंटा रेस्ट करना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें लिव विद वेज। तो भाई इसमें जो हमारी जो छुट्टी लेते हैं वेतन कितना दिया जाएगा, यानी कि भाई जो तनख्वाह सैलरी जो होती है वो कितनी दी जाए और छुट्टियां जो है वो कैसे रखी जाए। तो इसमें बताया गया है बिसाइड्स वीकली हॉलीडेज द एक्ट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड डेफिनेट नंबर ऑफ डेज ऑफ लीव विद वेज। तो इन्होंने बताया है कि सप्ताह जो होता है हमारा हफ्ता जो होता है तो उसमें अवकाश के अतिरिक्त अधिनियम में वेतन सहित यानी कि जो हमारी सैलरी के सहित जो हमारी जो छुट्टियां होती हैं उसके दिनों की निश्चित संख्या निर्धारित की गई है, ठीक है? तो इन्होंने बताया कि भाई हफ्ते के अंदर जितने भी हमारी छुट्टियां होती हैं, ठीक है, वीकली जो हमारे हॉलीडे यानी कि जो छुट्टियां रहती हैं और एक्ट के अंदर जो हमारा जिस भी तरीके से हमारी जो सैलरी वगैरह जो दी जाती है तो वो हमारी छुट्टियों के हिसाब से जो सैलरी होती है वो हमारी निर्धारित की गई है कि भी कितने दिन काम करेगा तो कितने, जैसे कि महीने की इतनी तनख्वाह होगी और इतने घंटे काम करेगा, हाफ डे अगर लगाना है तो इतनी तनख्वाह होगी। तो उसी के हिसाब से ये हमारी एक्ट के हिसाब से चीजें बनाई गई हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट और जैसे विदेशों में देखा जाता है तो वहां पर घंटे के हिसाब से भी जो है वर्कर 1 घंटा काम करता है तो 1 ही घंटे की सैलरी वो देते हैं। तो ये इस तरीके की हमारी जो चीजें हैं एक्ट जो है हमारे एक्ट के अंदर ये चीजें शामिल की गई है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ऑक्यूपेशनल डिजीज। तो व्यवसायिक जो हमारे रोग होते हैं तो इनके बारे में बताया द एक्ट गिव ए लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज विच आर टू बी नोटिफाइड। तो भाई ये जो हमारा था ये जो एक्ट था हमारा जो हमारे व्यवसाय से संबंधित जो बीमारियों की एक जो हमने क्या बनाई थी सारी की सारी लिस्ट की गई थी तो वो हमारी अधिसूचित किया जाना चाहिए, यानी कि बीमारियों के प्रति जो हमारी जो भी किसी भी प्रकार की जो पूरी लिस्ट बनाई गई है जिसमें
अधिसूचित किया जाना चाहिए। अभी कोई भी उसमें से किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी है तो नोटिफाई किया जाना चाहिए और उसको जो है पहुंचाना चाहिए। एक्ट के मतलब कि एक्ट के द्वारा ये चीजें बिल्कुल लागू की जानी चाहिए। किसी भी तरीके की अगर हेल्थ से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको बताया जाना चाहिए, यानी कि मुआवजे के लिए नहीं बल्कि उन चीजों को सुधारा जा सके और दूसरे लोगों को उस तरीके से किसी भी प्रकार का हेल्थ में नुकसान ना हो। ठीक है, तो ये जो हमारी जो वीडियोज है, ये जो टॉपिक है, ये यहीं पर होता है कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करते रहिए। बाय बाय।